नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हर समस्या का हल धैर्य और सच्चे प्रयास में समाहित है। आपके पास धैर्य है और प्रयास सच्चा है तो मेरा विश्वास करिएगा, समस्या आपके पास नहीं रहेगी। क्योंकि अंधेरा कितना भी घना हो, मन शांत हो तो रास्ता मिलना निश्चित है, न बना रहे। मित्रों, साथियों, ग्रह काउंसिल के सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि कर्क में संचरण करेंगे, रात्रि 9:46 पर। मित्रों, साथियों, देवगुरु बृहस्पति 9 के 9 ग्रहों में सबसे अति शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। और कर्क राशि में आना सोने में सुहागा है। 11 नवंबर को बृहस्पति देव कर्क राशि में वक्री होंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ता है, पावर आती है। और देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है, अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं तो शुभता में और बढ़ोतरी हुई। और ऊपर से जब वो वक्री होंगे तो उनका चेष्टा बल बढ़ेगा, यानी बृहस्पति देव और शुभ अवस्था में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये 2 महीना बृहस्पति देव अति शुभ और अनुकूल फल प्रदान करेंगे 12 के 12 राशियों के लिए। यहां मैं मैदनी की चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो जब बड़ा हो जाता है और जब मैदनी की बात आती तो राष्ट्र की बात आती तो बहुत से लोग फिर वो कमेंट करते हैं कि साहब आप राजनीति की बात करें। लेकिन राष्ट्र को समझना चाहिए और राष्ट्र की गणनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। ग्रह योगायोग 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा। मैदनी का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और जब 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वर्ष के अंत तक ये फिर मिथुन राशि में रहेंगे। मित्रों, साथियों, मेरा शोध, मेरा अध्ययन, मेरी साधना मैं आपके सामने रखता हूं। न मुझे तर्क करना आता है, न मैं विवाद करता हूं, न मैं दावे करता हूं। ये मेरे विचार है, मानो न मानो आपकी मर्जी। मैंने हमेशा पाया है कि बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव किसी भी रूप में कनेक्शन हो जाए तो कई बार जीवन में बाहर और खुशियां लेकर आता, ऐसा मैंने देखा है। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक बृहस्पति देव, राहु देव और शनि देव का कहीं न कहीं कनेक्शन है। बृहस्पति देव और राहु देव षडाष्टक संबंध, शनि देव और राहु देव द्विद्वादश संबंध, सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव, शनि देव का और शुक्र देव का, बुध देव का षडाष्टक संबंध है। जब जब बृहस्पति देव और शनि देव का मिलन होता तो मैंने सदा आप लोगों से कहा कि मणिकांचन योग बनता है। और फिर राहु देव का योग भी बन रहा है, तो ये बहुत बड़ी योग्यता और बहुत बड़ी विजडम का निर्माण करता है। यदि ये योग आपकी जन्म कुंडली में केंद्र में बन जाए और बृहस्पति देव केंद्र और त्रिकोण के मालिक हो जाए, त्रिकोण में इसकी पोजीशन आ जाए, बहुत योगकारी पोजीशन बन जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बड़े बड़े शब्दों से भयभीत नहीं होना, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि राहुदेव और बृहस्पति देव का जो संबंध बन रहा है, षडाष्टक संबंध बन रहा है, इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। देवगुरु बृहस्पति है, धर्म के कारक है और 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है। क्या उनका प्रभाव राहुदेव पर नहीं पड़ेगा? राहुदेव शांत ही बृहस्पति देव से होते हैं। राहुदेव की प्रतिकूल परिस्थितियां बृहस्पति देव यहां कम करेंगे। पुनः याद दिला रहा हूं कि शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है और ये मेरी जीवन की यात्रा, ज्योतिष की यात्रा का अद्भुत संबंध है। जब जब बृहस्पति देव किसी भी रूप में शनिदेव से संबंध स्थापित करते हैं तो मैं सदा ये कहता हूं कि गंगा जल की बारिश हो रही है, मणिकांचन योग हो रहा है। अब देखना यह है कि बृहस्पति देव हम सबको क्या प्रदान करेंगे, और ये बहुत गहरी समझ रखनी होगी। और बृहस्पति देव कहां बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं आपके, और किन ग्रहों से दृष्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप ये जानना चाहते हैं कि ये 2 महीना जो अतिचारी गति से बृहस्पति देव कर्क राशि में आए, आप पर क्या प्रभाव डालेंगे, तो ये इसके लिए आपकी निजी हॉरोस्कोप का होना जरूरी है, आपका निजी जन्मांक का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका डीएनए होता है। आप ये जानना चाहते हैं कि बृहस्पति देव आप पर क्या प्रभाव डाले और उसका क्या प्रभाव रहेगा 2 महीनों तक, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर अवश्य आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, साथियों,
देवगुरु बृहस्पति के पास में स्पेशल पावर है, एक बैलेंसिंग है उनकी दृष्टि। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां अमृत की बरसात होती है। अब एक बात और ध्यान रखना मित्रों साथियों, बृहस्पति देव के साथ राहुदेव और शनिदेव की आपकी जन्म कुंडली में अभी संतुलित होंगे और राहुदेव शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं। और इस समय बृहस्पति देव स्वयं अपने ही नक्षत्र में यानी पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बहुत ही शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। ये जो देवादिदेव शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का नवम पंचम संबंध है, ये 12 के 12 राशियों को कुछ न कुछ लाभ जरूर देगा। और मैं तो सदा एक बात कहता हूं कि बृहस्पति देव और शनिदेव का नवम पंचम संबंध पोबारा 25 है। शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और मीन राशि के अधिपति बृहस्पति देव कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। ये नवम पंचम युग अपने आप में बड़ा अद्भुत है। इस समय शनिदेव की दृष्टि भी बड़ी परिपक्व और परिशुद्ध हो जाएगी। बृहस्पति देव देने को तैयार बैठे हैं और शनिदेव उनके साथ है नवम पंचम। तो ये जो मणिकांचन योग है, इस समय बृहस्पति देव बरसेंगे साथियों। बृहस्पति देव होंगे दातार, भरेंगे आपकी झोली, मिटेंगे आपके कष्ट, घर में आएगी सुख शांति। क्योंकि बृहस्पति देव विद्या, धन, ज्ञान, संतान, परिवार, स्वाग का कारक है। सहधर्म में व्यवसाय संबंधी कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवग्रह मंडल में गोचर के अंदर शनिदेव और बृहस्पति दोनों की विशेष भूमिका है। ये दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो पूरे विश्व में अमन, चैन और शांति रहती है। एक महत्वपूर्ण बात और, इन दोनों ग्रहों के पास 3 पूर्ण दृष्टियां है। बृहस्पति देव पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि और शनिदेव को तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि है। मानव जीवन पर बृहस्पति देव का अपना एक प्रभाव है साथियों। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिल नहीं सकती। यदि हम लोगों की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल है तो हमारी जीवन की गाड़ी सुगमता से अपने अक्षत आगे बढ़ जाएगी, जीवन में अनुकूलता आएगी, जीवन की उत्तरी पटरी पुनः पटरी पर आने लगेगी। 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर तक कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, राजनीतिक, सेवा मतलब पुनः अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गति नजर आएगी क्योंकि बहुत अद्भुत राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और राहुदेव इस समय अपने ही राशि में संचरण कर रहे हैं, कुंभ राशि में। और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि, लेकिन राहु अनऑर्थोडॉक्स है, राहु अनकन्वेंशन है, राहु एम्पलीफायर है। यह कॉम्बिनेशन क्रांतिकारी विचारों का संकेत भी दे रही है। विश्व में नई व्यवस्थाओं का संकेत नजर आ रहा है। एक नया रूप धर्म को लेकर सामने आएगा, ऐसा मेरा अनुभव, ऐसी मेरी सोच में दावे नहीं करता। कहीं न कहीं पुरानी बेड़ियां टूटेगी, पुरानी व्यवस्थाएं टूटेंगी पूरे विश्व में, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। मैंने कहा नहीं, मैदिनी पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन बृहस्पति देव 2 महीने के लिए अतिचारी गति से कर्क राशि में आ रहे हैं, तो 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? राशिफल आपके सामने है और ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी। राशिफल सबके लिए। हाँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते कि आपके ऊपर बृहस्पति देव का क्या प्रभाव रहेगा, तो मित्रों साथियों, मैं ऑनलाइन बात करता हूं। इन नंबरों पर संपर्क करके निसंकोच आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भव चक्र की 9वीं राशि यानी धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का उच्च राशि कर्क में जाना क्या संकेत दे रहा है। धनु राशि की राशि के अधिपति बृहस्पति देव है, आपकी राशि के राशि अधिपति है, उच्च राशि में संचरण करेंगे, क्या प्रभाव रहेगा? तो धनुराशि वालों के लिए बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति देव पंचम पूर्णदशा द्वादश भाव में विराजमान मंगल देव की राशि वृश्चिक को देखेंगे। सप्तम दशा दूसरे भाव में विराजमान मकर राशि को देखेंगे और नवम दशा चतुर्थ भाव स्व राशि मीन को देखेंगे। 18 अक्टूबर को बृहस्पति देव कर्क राशि में अष्टम भाव में अपने ही नक्षत्र यानी पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण करेंगे। 11 नवंबर को बृहस्पति देव वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति देव की जो अवस्था वो बड़ी शुभ है। अष्टम में विराज रहे हैं, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये डर है कि हमें शनिदेव की चतुर ढैया चल रही है, क्या होगा? लाभ मिलेगा, कष्टों से छुटकारा मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, सुख में बढ़ोतरी होगी, अनावश्यक पीड़ा परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। समय अति अनुकूल और शुभ है, इसलिए शनिदेव की चतुर ढैया से आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति देव बनेंगे आपके लिए दातार। शोध, रिसर्च, ऑकल्ट साइंस में झुकाव बढ़ेगा, बंद दरवाजे खुलेंगे और अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। धार्मिक यात्राओं में बढ़ोतरी होगी, लंबी यात्राएं लाभदायक रहेगी। यदि आप विदेशों में रह रहे हैं
वहाँ आपका जॉब है, कारोबार है, नौकरी है, परमानेंट आप वहाँ रह रहे, आपके लिए बहुत सुंदर समय है। समय आपके पूर्णता पक्ष में है। ग्रीन कार्ड, पीआर को लेकर कोई भी समस्या है, उससे मुक्ति मिलेगी। हेल्थ में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। कर्जों से राहत मिलेगी। चौथा हाउस का स्वामी है और अपने से पंचम विराजमान है। ये मोक्ष त्रिकोण है। तीनों ही मोक्ष त्रिकोण प्रभावित हो रहे हैं। अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, ऑकल्ट की ओर झुकाव अच्छा रहेगा, स्वाध्याय साधना की ओर मन अग्रसर होगा और स्व अवलोकन का मौका भी मिलेगा। अष्टम भाव में विराजमान होकर पंचम दृष्टि 12वें भाव को दे नकारात्मक ऊर्जा से पीछा छुड़ेगा। भाषा की शालीनता में बढ़ोतरी होगी। संसानिध्य का मौका मिलेगा और आपके फैसले बड़े सुंदर होंगे। ऐसा मुझे मोटा नजर आ रहा है। लेकिन जब संपूर्ण ग्रह योगा दर्शन युति संबंध के हिसाब से मैं देखूं तो 18 अक्टूबर से 5-10 नवंबर के बीच में कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर अब मैं विस्तार से बात करूंगा कि बृहस्पति देव कर्क राशि में धनु राशि वालों को क्या फल प्रदान करेगा। और सबसे पहले बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। अष्टम भाव आयुष्य का भाव है, मृत्यु का भाव है, गहरी और गुप्त साधना का भाव है, आंतरिक सडन अचानक अकस्मात घटनाओं का भाव भी अष्टम भी है। धन राशि वालों के लिए अष्टम भाव में बृहस्पति देव का उच्च राशि में संचरण सुखद और मनोनुकूल रहेगा। अकस्मात धन प्राप्ति के प्रबल योग, रुके हुए धन की प्राप्ति, रुके हुए काम बनेंगे, अंतर चेतना की ओर कदम बढ़ेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि स्व अवलोकन का, स्वाध्याय का मौका मिलेगा। व्यापारिक संबंधों में मजबूती आएगी, आर्थिक आय में बढ़ोतरी होगी, आयात और निर्यात के काम विशेष सफलता और केमिकल के व्यवसाय में लाभ के अच्छे अवसर। अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति सप्तम पूर्णदर्शी धन भाव पर है और नवम पूर्णदर्शी सुख भाव पर है। धन राशि वालों को अकस्मात व्यवसाय, नौकरी में सफलता मिलेगी। मोक्ष त्रिकोण का मालिक अपने से पंचम यानी मोक्ष त्रिकोण में विराजमान है। अष्टम भाव अलौकिक शक्ति और गूढ़ रहस्य और साधना और सिद्धि का भाव भी है। ये बहुत गूढ़ रहस्य में साधना और सिद्धियों का भाव होने के कारण साधकों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आपका मनोबल, आपका साहस, आपकी तेज में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपकी कार्यशैली में इसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। इसकी वजह से आपके रुके हुए बड़े बड़े काम सहजता से संपन्न होंगे। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। धन संबंधी मसले, अप्रत्याशित धन लाभ के अवसर मिलेंगे। देश विदेश अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे और वहां भी धन की प्राप्ति होगी। आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए आप जोखिम भरे निर्णय भी ले सकते हैं और आपको लाभ मिलेगा। बरकत बचत होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जमीन जायदाद, भूमि भवन की प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। लेकिन संकेत इस बात का भी मिला है कि आप मकान, गाड़ी, कोई व्यवसाय के लिए लोन भी ले सकते हैं, ऐसा भी मिल रहा है। या कोई पुराना कोई लोन है, उसे चुकाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन लोन चुक जाएगा, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बृहस्पतिदेव अपनी पूर्ण नवमदर्शी चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। पैतृक संपत्ति के मसले सुलझेंगे। पारिवारिक सदस्यों का इन 2 महीनों में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और पारिवारिक सदस्य हर मुश्किल में घड़ी में आपके साथ खड़े नजर आएंगे। पारिवारिक सुख सौहार्द का वातावरण रहेगा। सभी लोग मिलजुल कर प्रेमपूर्ण रहेंगे। आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। 12वां भाव मोक्ष का भाव है, देव स्थान है, धर्म कर्म है। तो आप अपने परिवार के साथ देव स्थान, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं। घर परिवार में पूजा पाठ का एक अलग माहौल रहेगा। लेकिन यहाँ एक सावधानी का संकेत भी मुझे आपको देना है और वो है खर्चों में बढ़ोतरी। वैवाहिक संबंधों को लेकर थोड़ा सा रिस्क नजर आ रहा है। समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। अग्रेशन पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, अहंकार पर काबू रखना होगा, अन्यथा विवाह संबंधी अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष से संबंधों में कड़वाहट का संकेत नजर आ रहा है। बहुत जरूरी है थोड़ा प्रैक्टिकल होना। मुंह पर कोई भी बात कह देना, इन सारी चीजों से शादीशुदा जीवन में कलह और कष्ट की संभावना नजर आ रही। बोल अमोलक बोल, हिये में तोल, पीछे बोल, फालतू की बातों से बचना चाहिए। वैवाहिक संबंधों को लेकर विशेष परिशुद्धता और पारदर्शिता बरतनी होगी, अन्यथा कष्ट की संभावना है। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर और एजुकेशन को लेकर अच्छा रुझान नजर आ रहा है। परिवार का साथ मिलेगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। स्कूल कॉलेज ना बदले तो अच्छा रहेगा। आप युवा है, कारोबार की दृष्टिकोण से, कामकाज की दृष्टिकोण, कैरियर की दृष्टिकोण समय अच्छा है। कठिन मेहनत का फल प्राप्त होगा। आर्थिक परेशानी छुटकारा मिलेगा। शादी विवाह के मसले हल होंगे। हायर एजुकेशन जैसे मेडिकल है, तकनीकी शिक्षा है, कानूनी शिक्षा, विशेष सफलता का योग। परंतु इस दौरान सावधानी से काम करिएगा। मर्यादाओं का उल्लंघन मुसीबत में डाल सकता है। धनराशि और स्वास्थ्य को लेकर समय
सावधानी का संकेत दे रहा है। आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार की परेशानियों से बच के रहना जरूरी। स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है, ऐसा संकेत मिला। डराने ना हो, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बृहस्पति देव के कर्क राशि में आने का संकेत इस बात से भी मिला कि यात्राओं का योग बनेगा, लेकिन यात्राएं आर्थिक दृष्टिकोण से इतनी अच्छी नहीं मानी गई है, सावधानी बरतें। धन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव जो कर्क राशि में आएंगे, कुछ बातें जिन्हें विशेष ध्यान। एक, आर्थिक कंट्रोल अपने हाथ में रखना शुभ रहेगा। अति विश्वासी व्यक्ति आर्थिक नुकसान दे सकता है। यदि आप नौकरी में अपने जिद्दी स्वभाव, अपने क्रोध पर काबू रखें और बॉस से बात करते समय लहजे में थोड़ा सी विनम्रता रखें, आपको कोई भी साजिश में फंसा सकता है। आसपास के रिश्तों को लेकर सावधानी बरतें। आप शादीशुदा है, समय आपके लिए थोड़ा सावधानी का है, संभल कर चलना होगा। जिन्हें आप अपना कह रहे हैं, इस समय उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य की बात करते हुए यदि धनराशि वालों को इन 2 महीनों में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो नियमित अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ सुनना और करना दोनों ही अद्भुत है। ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और सुबह सुबह सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले पीपल के वृक्ष चौमू का सरसों का तेल का दीपक जलाना भी ये 2 महीना अच्छा रहेगा। इन 2 महीनों में जब भी आपको मौका मिले गंगा स्नान जरूर करें। गरीब बच्चों को वस्त्र और पुस्तकों की मदद करने से भी बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे। यदि शारीरिक कष्ट ज्यादा है तो वजन के बराबर चने की दाल गौशाला में दान देने से उत्तम लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य को जल अर्पित करना भी कल्याणकारी रहेगा। अपने शयन कक्ष में बृहस्पति देव का पिरामिड रखना आपके लिए उत्तम रहेगा। बृहस्पति देव का प्रभाव वर्ष के अंत तक है, तो 12 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 4 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में धारण करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। मित्रों, साथियों, 50 साल से मैं आपके सामने रुद्राक्ष की चर्चा करता हूँ। महादेव की कृपा है, उनकी दया और कृपा से मुझे वो अवसर मिला है प्रभु के सिर चरणों में रहने। यदि आप चाहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन, ये रुद्राक्ष मैं बनाकर आपके लिए भेजूं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, अवश्य संपर्क करना। महादेव की कृपा से जितना जानता हूँ तैयार करके भेज दूंगा, लेकिन मैं व्यापारी नहीं हूँ, क्योंकि आपके सवाल आएंगे तो मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया कि शनिधाम दाती महाराज स्वयं आपके इस कॉम्बिनेशन को तैयार करके भेज सकते हैं और आपको मिल जाएगा। आप मार्केट से ले सकते हैं, मैं व्यापारी नहीं हूँ, कहीं से भी ले, लेकिन आप चाहते कि मैं आपको ये बना के दूँ तो नीचे नंबर आ रहा है, संपर्क जरूर कर ले। ना बना रहे। दर्शकों, मित्रों, साथियों, धनराशि वालों के लिए बृहस्पति देव का कर्क राशि में संचरण क्या राशिफल का संकेत दे रहा था। ये जो आकलन था ये मेरा निजी था, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा आपका था, आपका है, आप ही करेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं।
और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।